हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश की 4th यूनिट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विटामिन एम। विटामिन या विटामिन, इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस करें, दोनों ही करेक्ट हैं। तो साइंस में आपने विटामिन ए सुना होगा, विटामिन बी भी होता है, सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के भी सुना होगा। विटामिन एम कोई रियल विटामिन तो नहीं है, ये हम जानते हैं। तो फिर एम का मतलब क्या है? व्हाट कुड एम स्टैंड फॉर? एम मतलब मनी होता है, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी या मेडिसिन या मदर। विटामिन एम है क्या, इसकी ज़रूरत किसको है और क्यों? इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें चैप्टर में पता लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में। फर्स्ट इज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति आपके घर पर या फिर आस पड़ोस में, उसके बेसिस पर आपको कंप्लीट करना है इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में हम शेप्स के थ्रू, बॉक्सेस के थ्रू, एरोज से या फिर टेक्स्ट से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं या फिर फैक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये है अबाउट केयरिंग फॉर द एल्डरली, किस तरह से हमें बुजुर्ग लोगों की केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली? हमें बुजुर्ग लोगों की केयर क्यों करनी चाहिए? तो इतने सालों से जो एल्डरली हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने हमारी केयर की है, हमारी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है, उनके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है, विजडम है, ज्ञान है, तो उन्हें हमारे प्यार की, रिस्पेक्ट की, कंपेनियनशिप साथ की ज़रूरत है, इसलिए हमें उन्हें टेक केयर करना चाहिए। इसका आंसर आप लिखेंगे दैट वी शुड केयर फॉर द एल्डरली, हमें बुजुर्ग लोगों की केयर करनी चाहिए बिकॉज दे हैव केयर्ड फॉर अस एंड सपोर्टेड आवर फैमिलीज फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक हमारी केयर की है और हमारी फैमिलीज को सपोर्ट किया है। नाउ दे नीड आवर लव, अब क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें हमारे लव की, रिस्पेक्ट की, पेशेंस की और कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, इसलिए हमें उन्हें केयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली? बड़े बूढ़े लोग किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, अकेलापन वो महसूस करते हैं, जनरली दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे एल्डरली पीपल मे फेस प्रॉब्लम्स। एल्डरली लोग किन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं? लाइक वीक आई साइट, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं उनकी, पुअर हियरिंग, कम सुनने लगता है, वीक मेमोरी, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम होती है, लोनलीनेस एंड डिपेंडेंस ऑन अदर्स, दूसरों पर वो निर्भर रहते हैं अपने सभी कामों के लिए। आगे है व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड? ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, क्या इनके पॉसिबल रीजंस हैं? फिजिकल वीकनेस, ऑब्वियसली एजिंग, क्योंकि उम्र हो चुकी है उनकी, बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से, इमोशनल सपोर्ट उन लोगों को कई बार नहीं मिलता फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, तो इस रीज़न से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आंसर आप लिखेंगे दीज प्रॉब्लम्स मे बी कॉज्ड बाय, ये प्रॉब्लम्स किन कारणों से हो सकती है? एजिंग, एक तो उम्र के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी हो जाती है, फिजिकल वो वीक होते हैं, फिजिकल वीकनेस, इलनेस, बीमारी के कारण, लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण, एंड लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की कमी की वजह से। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली? आप किस तरह से बुजुर्गों को टेक केयर कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी बात सुनना, फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको वो हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराना, मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनको ट्रीट करना विद लव, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सम्मान देना। आंसर आप लिखेंगे दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द एल्डरली बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? उनके साथ समय व्यतीत करके, लिसनिंग टू देम पेशेंटली, एक बहुत ही ज़रूरी, जो जिन चीज़ की उनको ज़रूरत होती है कि कोई उनकी बात सुने, तो उनकी पेशेंस के साथ उनकी बात सुनकर, हेल्पिंग देम व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत है तब उनकी मदद करके, टेकिंग केयर ऑफ देयर मेडिसिन्स एंड हेल्थ, उनकी हेल्थ की, मेडिसिन्स की देखभाल करके, एंड ट्रीटिंग देम विद लव, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ओके, उन्हें ट्रीट करना चाहिए सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट
इज्जत के साथ और प्यार से। तो ये आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आपके इसमें डिफरेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं, फिर उन्हें आप डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। चलिए आगे आते हैं। नाउ फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यू मे चेक योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी की हेल्प से भी आप आंसर्स लिख सकते हैं। ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं फर्स्ट कॉलम में। नॉट हर्ड दिस वर्ड बिफोर, अगर आपने वो वर्ड कभी सुना ही नहीं है तो यहाँ आप टिक करेंगे। आपने सुना है लेकिन उसका मतलब नहीं पता, अगर ऐसा है तो यहाँ आप टिक करेंगे। आप उस वर्ड को जानते हैं, उसका किससे रिलेशन है ये अगर आपको पता है तो आप यहाँ टिक करेंगे, और अगर आपको उसका रियल मीनिंग पता है तो यहाँ पर, अच्छा मीनिंग तो आपको लिखना ही है, ओके, तो ये आप खुद से करेंगे हम, लेकिन मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, किससे रिलेटेड है वो भी देख लेंगे। पहला वर्ड है फ्रेल। जब आप फ्रेल सुने तो एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए जो बूढ़े हो चुके हैं, फिजिकली बहुत वीक लग रहे हैं। तो फ्रेल मतलब होता है वीक एंड डेलिकेट, बहुत कमजोर और नाजुक, वीक एंड डेलिकेट। नेक्स्ट इज शर्डर्ड। शर्डर्ड मतलब होता है एकदम से कांप उठना, डर की वजह से, शॉक की वजह से, या फिर कुछ ऐसा आपको याद आया। फॉर एग्जाम्पल शी शर्डर्ड व्हेन शी रिमेंबर्ड द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जब उसको याद आया तो वो कांप उठी, ठीक है। तो शर्डर्ड मतलब होता है टू शेक या फिर टू ट्रेम्बल सडनली, एकदम से कांप उठना। ओके, नेक्स्ट इज पोकी। पोकी इमेजिन करिए एक बहुत ही छोटा सा रूम है जहां पर मूव करने तक का स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पोकी। पोकी मतलब बहुत स्मॉल, क्रैम्प्ड और बहुत अनकंफर्टेबल। सो जैसे आप कह सकते हैं दे लिव्ड इन अ पोकी लिटिल रूम, ठीक है। स्मॉल एंड क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड मतलब होता है जहाँ बहुत ही कम स्पेस हो, जहां पर चलने की भी जगह ना हो, तंग जिसको आप कहते हैं, छोटा और क्रैम्प्ड। ओके, नाउ फॉरबिड। फॉरबिड फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर अगर आपको कहती हैं कि आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड, इट मीन्स शी इज फॉरबिडिंग यू। फॉरबिड करने का मतलब होता है अलाउ ना करना, नॉट अलाउ, या फिर मना कर देना। जैसे आप कह सकते हैं माई पेरेंट्स फॉरबिड मी टू गो आउट अलोन एट नाइट। मेरे पेरेंट्स जो है मुझे फॉरबिड करते हैं, मतलब मना करते हैं, अलाउ नहीं करते रात में अकेले कहीं बाहर जाने के लिए। नाउ पॉटरिंग। पॉटरिंग मतलब धीरे धीरे छोटे मोटे घर के काम करना, स्लोली मूव करना। जो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स आपने देखे होंगे, आप कह सकते हैं माई ग्रैंड फादर वॉज पॉटरिंग अराउंड इन द गार्डन। गार्डन में घूम रहे हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं। सो पॉटरिंग का मतलब हो जाएगा डूइंग स्मॉल जॉब्स। थोड़ा आगे से लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिख देते हैं, डूइंग स्मॉल जॉब्स, घर के छोटे मोटे काम करना, स्लोली एंड कैजुअली, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आप काम करने ही निकले हैं, कुछ देखा आपने, उठा दिया एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, प्लांट्स को वाटर कर दिया, लीव्स पड़ी हुई हैं उनको साइड में रख दिया, वो हो गया पॉटरिंग। नाउ नेक्स्ट इज विंस्ड। विंस्ड बोलते हैं मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाती है या फिर कोई ऐसा काम होता है कि आप एम्बैरेस्ड फील करते हैं, तो आपके फेस पर जो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा एक पेनफुल एक्सप्रेशन आता है उसको बोलते हैं विंस्ड। ओके, वो फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पर जो भाव आ जाता है झिझक का या फिर पेन का, दर्द का, उसे विंस्ड बोलते हैं। इसका मीनिंग थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ से लिख देते हैं, मेकिंग अ सडन फेशियल एक्सप्रेशन, एकदम से फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, बिकॉज ऑफ पेन। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, पेन की वजह से, एम्बैरेसमेंट की वजह से, डिसकम्फर्ट की वजह से, आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसकी वजह से। ओके, ये सभी वर्ड्स इसीलिए दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चैप्टर में ये यूज़ होने वाले हैं और न्यू वर्ड्स हैं, हो सकता है कुछ आपने पहली ही बार सुने हो। फॉरबिड आपको शायद पता होगा पहले से, विंस्ड भी यूज़ हुआ है पहले। सो फ्रेल मतलब बहुत नाजुक। नेक्स्ट शर्डर्ड यानी कि एकदम से कांपना। पोकी मतलब बहुत छोटा। फॉरबिड मना करना। पॉटरिंग धीरे धीरे छोटे मोटे काम करना। एंड विंस्ड यानी कि दर्द या झिझक से चेहरा सिकोड़ लेना। ओके, नाउ थिंक ऑफ अ ट्रेडिशन और स्टोरी। कोई ट्रेडिशन, स्टोरी या रेसिपी सोचिए जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर किसी एल्डरली रिलेटिव से पास ऑन हुई हो आपकी फैमिली में। उनको पता थी, उन्होंने आपकी मदर को बताई, उन्होंने आपको बताई, इस तरह से आपको उसका क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन टू यू,
क्या आप के लिए इम्पोर्टेंस है उसकी, और किस तरह से हाउ डज इट कनेक्ट यू इन योर ग्रोइंग अप ईयर्स, आप जो जैसे बड़े हो रहे हैं कैसे आप उससे एक तरह से अपने ट्रेडिशन से कनेक्ट करते हैं और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ ही आप शेयर करेंगे, आप खुद से बता देंगे कोई भी आपकी ऐसी फैमिली रेसिपी हो, कोई ट्रेडिशन हो या फिर कोई कहानी हो। चलिए अब हम आ जाते हैं चैप्टर पर, रीडिंग फॉर मीनिंग। ओके, आई विश सेड रवि's mother hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer that somebody would invent a memory vitamin M. They could call it and we could get it to old people to help them improve their memories. I think हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें पहले उसमें ही मिल गया। तो देखिए रवि की मदर क्या कहती है, आई विश, काश ऐसा होता। वो हरिडली मतलब जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी कुछ ग्रीन, रेड और ऑरेंज टैबलेट्स, गोलियां रख रही है एक सॉसर पर। सॉसर बोलते हैं जो छोटी सी प्लेट होती है जनरली जिसको हम कप के नीचे रखते हैं, उस पर उन्होंने कुछ अलग अलग कलर्स की गोलियां रखते हुए वो कह रही हैं कि काश, आई विश, काश कोई ऐसी इन्वेंट करे, कोई विटामिन एम, इन्वेंट करना मतलब खोज करना या आविष्कार करना, डिस्कवर करना, काश कोई याददाश्त बढ़ाने वाली दवाई भी बना देता और वो उसे क्या कह सकता था, उसका नाम होता विटामिन एम। तो एम मतलब क्या है यहाँ पर, मेमोरी, एक ऐसी दवाई जो मेमोरी बढ़ाने के काम आती है, विटामिन एम, और हम उसे जो ओल्ड पीपल है, बूढ़े लोग हैं, उनको दे देते जिससे कि उनकी मेमोरीज इंप्रूव होती और ज़्यादा बेहतर हो सकती। जैसा हमने डिस्कस किया था कि एज के साथ लोगों की मेमोरी भी वीक हो जाती है। रवि की मदर का भी यही मानना है और उनको लगता है कि किसी मेडिसिन की ज़रूरत है जिससे कि उनकी मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सके। तो कितना अच्छा होता अगर कोई ऐसा कोई इमेजिनरी विटामिन होता जिसका नाम विटामिन एम होता, जिसको खाने से लोगों की मेमोरी अच्छी हो जाती। ओके, ग्रैंडपा विल हेयर यू, ये उसके लिए है अपोस्ट्रोफ, ग्रैंडपा विल हेयर यू, सेड रवि pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair holding the newspaper inches from his nose to read it। बहुत लेंदी सेंटेंसेस हैं। तो देखिए रवि क्या कहता है, ग्रैंडपा विल हेयर यू, ग्रैंडपा आपकी बात सुन लेंगे, दादाजी जो आप कह रहे हैं वो सुन लेंगे। और वो पॉइंट करता है, पॉइंट करना मतलब इशारा करना, किस तरफ, टू द फ्रेल ओल्ड फिगर। फ्रेल का मीनिंग हमने देखा था कमजोर, एक बूढ़े कमजोर व्यक्ति की तरफ वो इशारा करता है। सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, जो कि रॉकिंग चेयर पर बैठे हैं। रॉकिंग चेयर आपने देखी होगी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे और पीछे की तरफ हिलती डुलती रहती है, मूव करती रहती है जेंटली, उस पर वो बैठे हुए हैं। होल्डिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर उन्होंने पकड़ा हुआ है। इंचेस फ्रॉम हिज नोज, और वो उनके नाक से बस कुछ ही इंच आगे हैं। जैसा कि पहले हमने फिर से डिस्कस किया था कि उन लोगों की आईसाइट भी वीक हो जाती है, तो चीज़ों को बहुत पास रख के वो पढ़ते हैं। टू रीड इट, तो उनके जो दादाजी है वो एक रॉकिंग चेयर पर बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उन्होंने न्यूज़पेपर को अपने नाक के बहुत पास में पकड़ा है। नाक कहने के लिए है बेसिकली आँखों के बहुत पास में पकड़ा है। दादाजी को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं उनकी एज की वजह से, एक तो उन्हें दिखाई कम देता है, फिर क्योंकि बूढ़े हो गए हैं तो उनकी मेमोरी भी शायद वीक हो गई है, इसीलिए रवि की जो मदर है वो बात कर रही है विटामिन एम की। चलिए आगे आते हैं। नाउ डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हेयर मी। वो कहती है चिंता मत करो, मुझे डाउट है, मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा हमारी बात सुन सकते हैं। मतलब ग्रैंडपा को सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है, मेमोरी भी कमज़ोर है और वो फ्रेल भी है, वैसे भी कमज़ोर हो गए हैं। ही डजंट हेयर टू वेल और सी टू वेल और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज। तो आगे जो रवि की मदर हैं वो कहती है कि वो आजकल ना तो बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और इवन आजकल उन्हें चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी छुट्टियाँ आज से शुरू हो गई है। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। अब तुम उनको लुक आफ्टर कर सकते हो। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। लास्ट मंथ वॉज, शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी। अब वो बता ही रही थी कि पिछले महीने क्या हुआ, लेकिन एकदम से वो रुक जाती है। शडर्ड, शडर्ड भी वर्ड हमने पहले
पड़ा है, सडन मतलब कांप उठना एकदम से कोई बात याद करके या फिर डर की वजह से, तो वो उन्हें कुछ याद आता है, वो एकदम से कांप उठती है। अब देखते हैं लास्ट मंथ क्या हुआ था। It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them. अभी पिछले महीने ही रवि के ग्रैंडपा उनके पास उनके साथ रहने के लिए आए हैं। Because he was getting too old to live on his own. On his own का मतलब है कि अपने आप से, बिना किसी की हेल्प के। तो वो उनके पास पिछले महीने ही रहने आए क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और खुद से अकेले नहीं रह सकते हैं। It had been a difficult month with grandpa. grandpa के साथ पिछला जो महीना है वो काफ़ी मुश्किल रहा। Having to be admitted to the hospital, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। Because अब उसका क्या रीज़न था? He absent-mindedly took a double dose of his medicines. Absent-mindedly मतलब होता है बिना ध्यान दिए। क्योंकि किसी आपका दिमाग जब कहीं और होता है, बिकॉज वंस माइंड इज एल्सवेयर, उसे हम कहते हैं एब्सेंट माइंडेडली। क्योंकि उन्होंने बिना ध्यान दिए अपनी मेडिसिन की डबल डोज ले ली थी। डबल डोज मतलब जो एक बार चीज़ लेनी है वो उसका डबल अमाउंट ले लेना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डोज 2 बार ले लेना। तो उन्होंने अपनी दवाई की डबल डोज ले ली बिना ध्यान दिए। एंड देन गेव देम सेवरल एंग्शियस मोमेंट्स। एंग्शियस मतलब चिंतित होना, परेशान होना। उसकी वजह से फैमिली को कुछ एंग्शियस मोमेंट्स देखने पड़े, उन्हें बहुत चिंता हुई, कई बार चिंता में डाल दिया। व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन ही वेंट फॉर अ वॉक। जहाँ पर वो खो जाते हैं, एक बार जब वो वॉक पर गए थे, घूमने के लिए गए थे, एंड फॉरगॉट द वे बैक होम, और घर का जो रास्ता था उसको वो भूल गए। तो यहाँ पर एक्सीडेंटली गलती से ग्रैंडफादर ने जितनी मेडिसिन उनको चाहिए थी उसकी डबल ले ली और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसके बाद वो वॉक पर चले गए और घर आने का रास्ता भूल गए। इससे पता लगता है कि ग्रैंडपा की जो मेमोरी प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियस है, इसीलिए शायद रवि की मदर विटामिन एम की बात कर रही थी। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवीज मदर। ओके, तो ग्रैंडपा यानी कि रवि के नाना जी है वो, उनकी मदर के फादर। तो ग्रैंडपा एक बार बहुत अपसेट हो गए, बहुत नाराज हो गए जब उनकी डॉटर यानी कि रवि की मदर ने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मतलब जोर देकर कोई बात कहना, दैट ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन। उन्होंने कहा कि आप दोबारा से अकेले बाहर नहीं जाएंगे। ये सुनकर दादाजी, नाना जी गुस्सा हो गए। I'll have you know विद्या माई डियर। I'll have you know मतलब मैं तुम्हें बता दूं या फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं, विद्या माई डियर, यानी कि रवि की मदर का नाम क्या है? विद्या। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें याद दिला दूं। He had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part his job as a lawyer। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। जो नाना जी थे वो अपने टाइम पर एक लॉयर थे, वकील थे। तो दादाजी ने जो बात कही कि मैं तुम्हें याद दिला दूं अपनी बेटी विद्या से, वो कही विद अ ट्रेस ऑफ फर्मनेस। ट्रेस मतलब एक झलक, एक जो फर्मनेस, स्ट्रांग और डिटरमिन्ड, सख्ती आप कह सकते हैं, जो झलकी, जो कि एक टाइम पर जब वो लॉयर थे उनकी जॉब का नेचुरल पार्ट भी था। नाना जी एक टाइम पर लॉयर थे और लॉयर का काम होता है फर्म रहना, तो उनकी जॉब का नेचुरल पार्ट था फर्म रहना। वही फर्मनेस का ट्रेस, एक झलक देखने को मिली जब वो अपनी बेटी से कहते हैं मैं तुम्हें याद दिला दूं विद्या, दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स। कि मैं आई एम लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, मैं खुद की देखभाल कर रहा हूँ। फॉर द बेटर पार्ट ऑफ, बेटर पार्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर पार्ट, अधिकांश जो समय रहा है मेरे 75 सालों का, वो 75 ईयर्स के हो चुके हैं, उसके ज़्यादातर समय में मैंने अपनी देखभाल खुद ही की है, अपना ख्याल खुद ही रखा है। आफ्टर योर मदर डाइड 10 ईयर्स अगो, जब तुम्हारी मदर की डेथ हुई 10 साल पहले, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़ एज वेल, तो मैंने उनकी भी ड्यूटीज़ ले ली। एंड हैव बीन कुकिंग, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू, और उसके बाद से मैं खाना भी बना रहा हूँ, शॉपिंग भी कर रहा हूँ और घर की देखभाल भी कर रहा हूँ, घर को भी संभाल रहा हूँ। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट। अच्छा, वो देखो एक
फर्मनेस के साथ कह रहे हैं कि पहले तो तुमने मुझे फोर्स किया, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बुला लिया और अपने साथ इस पोकी लिटिल फ्लैट में, इस फ्लैट में जो बहुत छोटा है, बहुत कम स्पेस है इसमें रहने के लिए बुला लिया। इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, अच्छा, इस छोटे से फ्लैट में और इस हॉरिबल, इतनी खराब, क्राउडेड मतलब भीड़ भरे शहर में तुमने मुझे फोर्सफुली बुलाया। एंड देन यू थिंक, और फिर तुम सोचती हो, यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन, कि तुम मुझे रोक सकती हो, मना कर, फॉरबिड करना मतलब मना करना, कि तुम मुझे मना कर सकती हो अपने आप से बाहर जाने के लिए, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा अधिकार हो गया। नाना जी ने यहाँ पर क्या कहा कि पहले तो तुम फोर्सफुली, ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस छोटे से पोकी लिटिल फ्लैट में, इतनी हॉरिबल और क्राउडेड सिटी में रहने के लिए ले आई, और अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें मुझे अकेले बाहर जाने से मना करने का अधिकार है। मतलब नाना जी को ऐसा, यहाँ ग्रैंडपा को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हेल्पलेस है, वो अपने आप को अभी भी इंडिपेंडेंट मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ के जो 75 साल है ज़्यादातर, उसमें मैंने खुद को अपने आप ही संभाला है। उनकी वाइफ की डेथ के बाद तो उन्होंने घर का सारा काम खुद किया, कुकिंग की अपने आप, शॉपिंग की, घर को संभाला। तो यहाँ पर ये ग्रैंडपा की पर्सनालिटी बता रहा है आपको, जहाँ पर रवि की मदर विद्या या ग्रैंडपा की जो डॉटर है वो सोचती है कि ग्रैंडपा ओल्ड है, ही इज़ ओल्ड एंड ही नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ग्रैंडपा क्या सोचते हैं कि वो ओल्ड है बट ही कैन स्टिल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो अभी भी खुद को टेक केयर कर सकते हैं। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। बसल मतलब होता है बिजी एक्टिविटी, जिसे आप भागदौड़ कह सकते हैं। तो ग्रैंडपा को नफरत है आवाज़ से और जो सिटी लाइफ है उसकी भागदौड़ से, शहरों का जो शोर होता है, भागदौड़ होती है, वो ग्रैंडपा को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन ही ऑफन स्पोक लॉन्गिंगली ऑफ ए स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन। जब वो अपने आप अकेले होते हैं तो ग्रैंडपा अक्सर बताते हैं, बोलते हैं लॉन्गिंगली मतलब जब आप किसी को याद करते हैं या फिर किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, बहुत इच्छा के साथ वो याद करते हैं उनके छोटे से ईंट के घर को, जो कि टाउन में है, शहर में है। अपने शहर के छोटे से ईंटों वाले घर को वो बहुत इच्छा से, बहुत प्यार से याद करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सच अ वंडरफुल प्लेस, क्या कहते हैं वो, कितनी शानदार जगह है। विद दैट, उसके साथ मतलब ग्रैंडपा को बिल्कुल भी क्राउडेड सिटी में रहना पसंद नहीं है, वो अपने पुराने घर को बहुत मिस करते हैं। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, उनके यहाँ पर गार्डन में एक मैंगो ट्री भी है। इट इज़ सो क्वाइट, वहाँ पर इतनी शांति है, वो इतना शांत है। दैट एट डस्क हम बोलते हैं रात में अंधेरा होने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है, तो डस्क शाम को, यू कैन इवन हेयर अ लीफ फॉल, अगर एक पत्ती भी गिरती है, यू कैन इवन हेयर दैट, आप उसको भी सुन सकते हैं। इतनी शांति है वहाँ पर। जहाँ से दादाजी आए हैं, ऑब्वियसली शहर का जो शोर है वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट वन इवनिंग, लेकिन फिर एक शाम को ग्रैंडपा स्लिप होते हैं, फिसलते हैं और गार्डन में गिर जाते हैं। वाइल ही वॉज पॉटरिंग अराउंड, जब वो पॉटरिंग यानी कि धीरे धीरे छोटे मोटे काम कर रहे थे गार्डन में। एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट, लेन मतलब होता है लेटे रहना, और वो पूरी रात बाहर ही लेटे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बूढ़े हो गए थे, शायद उठ ना पाए हो गिरने के बाद। अच्छा, बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए। तो एक बार वो स्लिप हुए गार्डन में, नीचे गिर गए और पूरी रात वहीं पर रहे, वहीं लेटे रहे। दैट वॉज अ मंथ अगो, ये एक महीने पहले की बात है। एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम, और इसी वजह से रवि की मदर ने क्या किया, लॉक किया उस छोटे से ब्रिक हाउस को, ईंटों के घर को जिसमें ग्रैंडपा रहते थे, और ग्रैंडपा को वो अपने साथ ले आई अपने साथ रहने के लिए। तो हालांकि ग्रैंडपा को हमने देखा उनकी इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, लेकिन अब अकेले रहना उनके लिए थोड़ा रिस्की भी हो गया है, क्योंकि अब उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। नाउ वॉट एवर हैपन्स रवि, वॉट एवर हैपन्स मतलब चाहे कुछ भी हो, रवि चाहे कुछ भी हो, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन, अपने आप से अकेले
तुम्हें ग्रैंडपा को बाहर जाने नहीं देना है। इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। शी इंस्ट्रक्टेड, ये रवि की मदर विद्या ने इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया रवि को। एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, और उसके बाद उन्होंने डिटेल्स ऐड की, मतलब रवि को बताया उन मेडिसिन दवाइयों के बारे में जो ग्रैंडपा को देनी है लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद कौन सी दवाइयाँ देनी है वो भी अब वो रवि को बता रही है, क्योंकि हम जानते हैं रवि की छुट्टी पड़ गई है, अभी वो ग्रैंडपा को टेक केयर कर सकते हैं। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, अब वो अपने फादर की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, मतलब ग्रैंडपा की तरफ देखकर कहती हैं, आई एम ऑफ टू वर्क। ऑफ टू वर्क मतलब मैं काम पर जा रही हूँ पापा। रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, रवि यहीं पर रहेगा आपकी देखभाल करने के लिए। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, आज से उनकी छुट्टियां शुरू हो गई है रवि की। Now, Ravi winced at the over loud tone his mother used when speaking to grandpa. Winced मतलब showed an expression of embarrassment, शर्म जैसा जो एक एक्सप्रेशन फेस पर आ जाता है, तो रवि के फेस पर ऐसा एक एक्सप्रेशन आया, उन्होंने विंस किया जब उन्होंने ये सुना कि उनकी मदर ओवर लाउड टोन में बात कर रही हैं उनके ग्रैंडपा से, उनके नाना से। हालांकि उसका रीज़न क्या था, ऐसा नहीं कि वो डांट रही थी या फिर कोई दूसरा रीज़न था, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रैंडपा सुन नहीं पाते थे अच्छे से। एज दो शी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल, ऐसा लग रहा था कि वो किसी बच्चे से बात कर रही है जो ना तो सुन सकता है और ना ही अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम जानते हैं ग्रैंडपा 75 ईयर्स के हो गए हैं, लॉयर रहे हैं, वो बहुत एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो रवि कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहा है द वे हिज मदर इज स्पीकिंग टू हिम, जिस तरह से उनकी मदर उनसे बात कर रही है उस वजह से। नाउ ग्रैंडपा कंटिन्यूड टू रॉक जेंटली, रॉक मतलब ऐसे पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पर रॉक का क्या मतलब है, जेंटली वो रॉक करते रहे, क्योंकि वो रॉकिंग चेयर पर बैठे हैं तो उस चेयर को वो रॉक करते रहे। चेयर को रॉक करना मतलब आगे पीछे स्लोली वो मूव करते रहे उस चेयर को। एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड हर एट ऑल, और उन्होंने कोई भी ऐसा साइन नहीं दिया जिससे कि ये पता लग सके कि उन्होंने उनकी बात को सुन लिया है। कोई भी ऐसा आप कह सकते हो इंडिकेट नहीं किया ऐसा कि उन्होंने विद्या की बात सुन ली है, वो चुपचाप अपना चेयर को रॉक करते रहे। अब ये मिस्ट्री है, क्या सचमुच ग्रैंडपा ने सुना नहीं था या फिर वो जानबूझ के ये प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्होंने सुना नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। डोंट वरी मामा, रवि प्रॉमिस्ड, रवि प्रॉमिस करता है, वादा करता है और कहता है कि आप चिंता मत करो मामा। लुकिंग एट हिज मदर्स एंग्शियस फेस, एंग्शियस मतलब चिंतित, परेशान, वो अपने मदर के एंग्शियस फेस को देखता है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, किसी के लिए जब आप सॉरी फील करते हैं मतलब आपको उनके लिए बुरा लगता है, तो उसे अपनी मदर के लिए बुरा भी लग रहा है। वो कहता है यू गो टू वर्क, आप काम पर जाइए। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, ग्रैंडपा मेरे साथ घर पर बिल्कुल ठीक रहेंगे। नाउ शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड, रवि पूछता है आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, जब उनकी मदर चली जाती हैं तो वो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा हम चेस खेले या फिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखें। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, ग्रैंडपा ने बहुत अच्छे से चेस का एक गेम खेला। वेरी कूल, वो बहुत शांत थे। एंड कनिंग, और एट द सेम टाइम कनिंग यानी कि चालाक भी थे, जिसकी ज़रूरत भी होती है चेस के गेम में। एंड रवि फाउंड, और रवि ने ये पाया दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली, उसका खुद का गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। एवर सिंस, जब से ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम, जब से ग्रैंडपा उनके साथ रहने के लिए आए हैं तब से रवि का अपना गेम भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। मतलब भले ही दादाजी 2 बार डोज ले लेते हो अपनी मेडिसिन की, रास्ता भूल जाते हो, लेकिन कुछ एरियाज में वो मेंटली बहुत शार्प है। दैट्स द ओपनिंग मूव कार्पोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। अब वो क्या कहते हैं कि ये वही ओपनिंग मूव है जो कार्पोव एक बहुत फेमस चेस प्लेयर है जो पहले वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, तो वो कहते हैं ये वही मूव है, ओपनिंग मूव है, शुरुआती चाल है जो कार्पोव ने चली थी जब वो कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहे थे। ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड अ पीस, जब वो एक पीस को मूव कराते हैं तो वो ये रवि से कहते हैं। और या फिर
You are making the same mistake that Bobby Fischer made in the historic match against Spassky. Spassky ये एक रशियन प्लेयर है, ये भी बहुत फेमस है, वर्ल्ड चेस चैंपियन ये भी रह चुके हैं। बॉबी फिशर को तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर माना जाता है हिस्ट्री में, ये अमेरिका से है। या फिर वो कहते हैं कि तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने की थी उस हिस्टोरिक मैच में, ऐतिहासिक मैच में स्पास्की के अगेंस्ट। तो देखिए ग्रैंडपा को इतने फेमस चेस गेम्स याद हैं, उनके मूव्स तक याद है, जबकि मदर को लगता है कि उनकी मेमोरी वीक हो गई है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से याद है। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स, उन्हें इतने हजारों चेस गेम्स कैसे याद रह सकते हैं। एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट ऑफन, और अक्सर जिन लोगों से वो मिलते हैं उनके नाम वो कैसे भूल सकते हैं। रवि हैरान होता है, ही वंडर्ड, जैसा हम भी सोच रहे हैं, जिन लोगों से वो मिलते हैं उनके नाम वो भूल जाते हैं, लेकिन हजारों चेस गेम्स, चेस प्लेयर्स के नाम उनको याद हैं। किसका ओपनिंग मूव क्या था, किसने कौन सी मिस्टेक की थी, सब उन्हें पता है। यू सेट आउट द चेस बोर्ड, सेड ग्रैंडपा। सेट आउट मतलब प्रिपेयर, तुम चेस बोर्ड तैयार करो, ग्रैंडपा कहते हैं। पुटिंग हिज पेपर डाउन, हमने देखा कि ये बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई थी रवि ने कि ग्रैंडपा बहुत अच्छा चेस खेलते हैं, इस तरह से वो कहते हैं कि ये उसका ओपनिंग मूव है, तुम वही सेम मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी कि मदर के जाने के बाद रवि ने ग्रैंडपा से पूछा था कि आप क्रिकेट मैच देखेंगे हम लोग या चेस खेलेंगे। तो ग्रैंडपा अपना पेपर नीचे रखते हुए कहते हैं कि तुम चेस बोर्ड प्रिपेयर करो, आई जस्ट वॉक अक्रॉस द कॉर्नर शॉप टू सी इफ द तमिल न्यूज़पेपर हैज़ अराइव्ड। मैं अभी पास वाली दुकान तक जाता हूँ ये देखने के लिए कि क्या तमिल न्यूज़पेपर आ गया है या नहीं। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम, पापा अक्सर आपके लिए तमिल पेपर ले आते हैं जब वो घर आते हैं, घर आते हुए रास्ते से। बट इफ़ यू वांट इट इमीडिएटली, लेकिन अगर आपको अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, तो मैं चला जाता हूँ और आपके लिए ले आता हूँ। रवि ऑफर्ड, रवि ने ऑफर किया, ऑफर करना यानी कि विलिंगली, अपनी तरफ से कोई बात कहना। तो रवि कहता है कि वैसे तो पापा ले आते हैं आपके लिए न्यूज़पेपर घर आते समय, लेकिन अगर आपको बिल्कुल अभी चाहिए तो मैं आपके लिए ले आता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, टायरसम मतलब इरिटेटिंग, परेशान करने वाला। रवि, तो वो कहते हैं रवि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी मदर के जैसे टायरसम, इरिटेटिंग नहीं बनोगे। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, तुम मुझे एक बच्चे के तरह ट्रीट कर रहे हो, मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हो। हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें कहा है कि मुझे बाहर नहीं जाने देना। टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हेयर, हैज शी, क्या उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पर एक प्रिजनर की तरह, प्रिजनर मतलब कैदी, कि एक कैदी की तरह मुझे यहाँ पर रखो। हैज शी, क्या उन्होंने ऐसा कहा है। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट, ये सोचकर ग्रैंडपा बहुत सस्पिशियस यानी कि किसी पर शक करना, सस्पिशियस वो लग रहे थे कि शायद जो रवि की मदर है उन्होंने रवि को कहा है कि ग्रैंडपा को बाहर मत जाने देना या फिर एक प्रिजनर की तरह मुझे यहाँ पर रखना। तो ग्रैंडपा कहीं ना कहीं गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है ये सोचकर कि यहाँ पर उनकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो उनसे छिन रही है, वो कहीं आने जाने के लिए भी फ्री नहीं है। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए रवि को गिल्टी फील हुआ, गिल्टी मतलब जब आपको महसूस हो कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया है। देन रिकवर्ड क्विकली टू से लॉयली, ऑफकोर्स नॉट ग्रैंडपा, फिर वो क्विकली रिकवर करता है और लॉयल्टी के साथ, लॉयल किसके प्रति है, अपनी ग्रैंड मदर के प्रति, सॉरी मदर के, मदर ने कहा है हालांकि कि बाहर मत जाने देना, लेकिन फिर भी वो उनसे कहता है बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा, मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर, मम्मा कभी भी आपको एक बच्चे की तरह या फिर एक प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं करेंगी, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा है। गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, क्राफ्टली मतलब क्लेवरली, तो ग्रैंडपा क्लेवरली चतुराई से कहते हैं अच्छा ठीक है, गुड, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, फिर तो मेरे बाहर जाने से तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मदर ने भी ऐसा नहीं कहा है। देन ही picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick, फिर वो पिक करते हैं, उठा लेते हैं अपने ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, शाइनी, चमकदार ब्लैक महोगनी, महोगनी एक टाइप की वुड है जो बहुत स्ट्रांग होती है,
महोगनी की बनी हुई उनकी ब्लैक शाइनी स्टिक को वो उठाते हैं, वॉकिंग स्टिक को, विद अ ब्रास हैंडल, जिसका जो हैंडल था वो ब्रास पीतल का बना हुआ था, ऑफ एन ईगल्स हेड। यहाँ पर वैसे थोड़ा सा कवर हो गया, लेकिन ये ईगल का हेड था यहाँ पर, इस तरह से। ओके, वो शेप दी हुई थी हैंडल को, वो उसको उठाते हैं एंड पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप। जैसा आप देख भी सकते हैं, ब्राइट येलो कैप को पुट ऑन करते हैं, अपने सिर पर रखते हैं, एंड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर करते हैं, मतलब फर्मनेस के साथ, दृढ़ता से कहते हैं। वैसे डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना होता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई घोषणा वो नहीं कर रहे हैं, फर्मली कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि। रवि, तुम्हारे बोर्ड सेट करने से पहले ही आई विल बी बैक होम, मैं घर वापस आ जाऊंगा। ऑफ ही वेंट मतलब ही वेंट अवे, वो चले गए, ट्वर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली, जॉन्टली मीन्स हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, खुशी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ही ट्वर्लिंग, ट्वर्ल करना मतलब घुमाना, वो अपनी वॉकिंग स्टिक को ट्वर्ल करते हुए जा रहे थे, लीविंग रवि इन अ डिलेमा, लेकिन रवि को वो डिलेमा में डाल गए। डिलेमा मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन जहां पर आपको दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना हो, या तो वो ग्रैंडपा को जाने दे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई बच्चे नहीं है, ना ही प्रिजनर है, तो जाने देना चाहिए, वो फ्री है, जहां चाहे जा सकते हैं, या फिर वो अपनी मदर की बात माने, जिन्होंने कहा था कि उनको बाहर मत जाने देना, और रवि ने ये प्रॉमिस भी किया था। अब वो डिलेमा में है, मतलब अब वो कंफ्यूज्ड है। डिलेमा मतलब होता है वैसे दुविधा, दुविधा में है, असमंजस में है। His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him. उनके ग्रैंडफादर को हर्ट होगा, वो दुखी होंगे अगर वो इंसिस्ट करेगा। इंसिस्ट करना मतलब जोर देना, अगर वो जोर देगा उनके साथ जाने के लिए। अकम्पनी करना मतलब किसी के साथ कहीं जाना। अगर वो जोर देगा इस बात पर कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो ग्रैंडफादर को, उनके नाना जी को बुरा लगेगा, एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस, और उनकी मदर बहुत गुस्सा होगी। फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री। इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, अगर उनको पता लगा कि रवि ने उनको बाहर जाने दिया अकेले। अब रवि क्या करे, ये उसके सामने एक डिलेमा है। ना तो वो ग्रैंडपा को गुस्सा कर हर्ट करना चाहता है, ना ही वो चाहता है कि वो जो प्रॉमिस उसने किया है उनकी अपनी मदर को, उसको डिसोबे करे। Now he heard the elevator door shut as grandpa went down. एलिवेटर, लिफ्ट भी जिसे आप कहते हैं, जो लोगों को ऊपर से नीचे फ्लोर्स पर लेकर जाती है, तो उसने सुना जब एलिवेटर का डोर बंद होता है, जब ग्रैंडपा नीचे जाते हैं। रवि डिसाइडेड, अब रवि ने डिसाइड किया, ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली, वो चुपचाप ग्रैंडपा को फॉलो करेगा, एट अ सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस रखेगा मतलब उनसे दूरी बनाए रखेगा, टू मेक श्योर ही केम नो हार्म, जिससे कि वो ये मेक श्योर कर सके कि उनको कोई नुकसान ना हो, वो हर्ट ना हो। चलिए, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी कर ही लेते हैं डिस्कस। वैसे जब क्वेश्चन आंसर्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे तब भी एक बार देख लेंगे, शॉर्ट में देखेंगे अभी। वाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर, ग्रैंडपा को अपनी बेटी के साथ शहर में रहना पसंद क्यों नहीं था, क्यों वो उसको डिसलाइक करते थे? क्योंकि सिटी लाइफ की जो बसल, जो चहल पहल है, भाग दौड़ है, या फिर जो नॉइस शोर है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत मिस करते थे अपने छोटे से जो ब्रिक हाउस था उनका, उसकी पीसफुल सराउंडिंग थी, बिग मैंगो ट्री था बीच में, उसे वो बहुत मिस करते थे। तो सिंपली आप लिख सकते हैं, ग्रैंडपा डिसलाइक्ड लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर बिकॉज ही हेटेड, क्योंकि वो हेट करते थे द नॉइज एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, सिटी लाइफ की भाग दौड़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके यहाँ का जो शांत माहौल है वो उनको अच्छा लगता था, वहाँ की नॉइज भी नहीं। नाउ वाई डिड विद्या नॉट वॉन्ट हर फादर टू गो आउट अलोन, विद्या क्यों नहीं चाहती थी कि उनके फादर अकेले बाहर जाए? क्योंकि वो चीज़ें भूलने लगे थे, ही हैड बिकम फॉरगेटफुल, और ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो चुका था, वो एक बार घूमने गए और वापस नहीं आए। तो शॉर्ट में अगर हमें लिखना हो सेकंड का आंसर हम लिखेंगे बिकॉज, इसीलिए वो उनको बाहर अकेले नहीं भेजना चाहती थी, बिकॉज ही हैड बिकम फॉरगेटफुल। ओके,
वंस ही गॉट लॉस्ट ऑल्सो, एक बार वो खो भी गए थे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ वॉक, जब वॉक से वापस आ रहे थे, तो इसीलिए वो उनको अकेले बाहर जाना नहीं चाहती थी कि वो अकेले बाहर जाए। नेक्स्ट, वॉज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक ए चाइल्ड, जब रवि की मदर ग्रैंडपा को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, क्या रवि को वो पसंद था, रवि उसके फेवर में था, ये आपको बताना है। एंड हाउ कैन यू से सो, तो बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि जब उनकी मदर ग्रैंडपा से थोड़ी ऊंची टोन में बात कर रही थी, बच्चे के जैसे, जैसे हम बच्चे से करते हैं जो कुछ समझता नहीं है, सुनता नहीं है, तो ये रवि को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ही विंस्ड, वो विंस करता है, उसके फेस पर वो एम्बैरेसमेंट वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। तो आप लिखेंगे नो, रवि वॉज नॉट इन फेवर, रवि फेवर में नहीं था, ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक ए चाइल्ड, कि उनकी मदर ग्रैंडपा को चाइल्ड की तरह ट्रीट करे। और इसके लिए हम एक इंस्टेंस बता सकते हैं, ही विंस्ड, वो विंस करता है व्हेन, उसका मतलब फेस पर वो एक्सप्रेशन आ जाता है, व्हेन ही हर्ड, जब वो सुनता है, हिज मदर स्पीकिंग टू ग्रैंडपा, कि उनकी मदर ग्रैंडपा से बात कर रही हैं, इन ग्रैंडपा, ग्रैंडपा इन अ लाउड टोन, लाउड टोन में, तो उसको वो भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट, वुड रवि बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, रवि ने जो प्रॉमिस किया अपनी मदर को, क्या वो उसको ही वॉज एबल टू कीप अप, वो उसको पूरा कर पाया, तो नहीं। उनकी मदर ने कहा था उनसे, उन्होंने प्रॉमिस किया था वो ग्रैंडपा को बाहर अकेले नहीं जाने देंगे, बट ही अलाउड ग्रैंडपा टू गो आउट अलोन, उसने अलाउ किया कि ग्रैंडपा अकेले बाहर जाए। तो एक तरह से मदर की इंस्ट्रक्शंस को उसने ब्रेक किया, लेकिन ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि वो ग्रैंडपा की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उसको रिस्पेक्ट करना चाहते थे। हालांकि उसने ग्रैंडपा को बिल्कुल अकेले भी नहीं छोड़ा, उनको सीक्रेटली फॉलो किया, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि प्रॉमिस कंप्लीटली फॉलो नहीं किया। ही कुड नॉट कंप्लीटली कीप हिज प्रॉमिस, पूरी तरह से वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, कंप्लीटली कीप हिज प्रॉमिस एंड अलाउड ग्रैंडपा टू गो आउट, ठीक है, बट ही डिड इट, लेकिन उसने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट ग्रैंडपाज फ्रीडम, वो ग्रैंडपा की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहता था, कि उनको ऐसा ना लगे कि वो एक प्रिजनर है यहाँ पर, या फिर उनको बेबी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ही वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट ग्रैंडपाज फ्रीडम। ओके, ये थे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं। रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग, रवि दौड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर आया, जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपाज येलो कैप डिसअपियरिंग राउंड द कॉर्नर, जब उसने देखा कि ग्रैंडपा ने जो येलो कैप पहनी हुई थी वो एक कॉर्नर पर उसने गायब होती हुई देखी, मतलब कि ग्रैंडपा जो है काफ़ी डिस्टेंस पर थे उनसे, उनकी येलो कैप उसको धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गई। ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप वॉज द चिल्ड्रंस पार्क, ग्रैंडपा का पहला स्टॉप कहाँ पर था, पहली बार वो कहाँ रुके, सबसे पहले वो रुकते हैं चिल्ड्रंस पार्क पर, वेयर ही बॉट, जहाँ पर वो खरीदते हैं अपने लिए, बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कोन ऑफ पीनट्स, पेपर कोन होता है ना जो पेपर से कोन बना होता है, इस तरह से उसके अंदर पीनट्स थे, पहले तो उन्होंने वो खरीदा अपने लिए, एंड सेटल ऑन अ बेंच, और फिर वो सेटल हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं एक बेंच पर, वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, वो देख रहे थे बच्चों को खेलते हुए। रवि फीलिंग वेरी फुलिश, रवि बहुत फुलिश, बेवकूफ़ जैसा महसूस कर रहा था, जैसे वो कोई फूल हो। हैड टू क्राउच बिहाइंड अ बुश ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन, तो वो क्या करता है, ही हैड टू क्राउच, क्राउच मतलब होता है बेंड द बॉडी लो, झुककर बैठना, वो झुककर बैठ जाता है किसके पीछे, एक बुश के पीछे जिसको ट्रिम किया हुआ था, जैसे बुश को करते हैं ना, कोई शेप देते हैं अच्छे से, नीटली कट करते हैं, तो उस बुश को, बुश मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी जिसको एलिफेंट की शेप में ट्रिम किया हुआ था उसके पीछे वो बैठ जाता है, टू अवॉइड बीइंग सीन,
जिससे कि वो दिखाई ना दे। ही फेल्ट इवन मोर फुलिश, उसे वो और ज़्यादा फुलिश उसने फील किया। When a small child came up to him and asked, जब एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है, Are you playing hide and seek? क्या आप लुका छिपी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? I can show you a better place to hide. मैं आपको एक अच्छी जगह दिखा सकता हूँ छिपने की। तो ऑब्वियसली कोई भी हाथी के पीछे नीचे झुककर क्यों बैठेगा अगर वो हाइड एंड सीक खेल रहा हो। तो ये सब देखकर कि वो चुपचाप बैठा है, अपने दादाजी को सीक्रेटली उनको फॉलो कर रहा है, रवि बहुत फुलिश फील कर रहा था, बहुत बेवकूफ़ लग रहा था वो खुद को ही। और उसको देखकर एक छोटा बच्चा सोचता है कि शायद वो हाइड एंड सीक खेल रहा है, इसीलिए वहाँ पर बैठा है। देन रवि शुश करता है उनको, मतलब करके चुप करता है। वॉज ऑल रवि कुड से, रवि बस ही कह पाया। बिफोर ही फेल्ट अ शैडो, जब तक कि वो फील करता है एकदम से कि एक शैडो, एक परछाई उसको फील होती है। फॉल ऑल ओवर हिम, उसके ऊपर एक परछाई आती है। एंड अ लाउड वॉइस बूम्ड, बूम्ड मतलब होता है जोर से, बहुत तेज आवाज में बोलना, और एक लाउड वॉइस, ऊंची आवाज उसको सुनाई देती है। हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुप कराने की। हु आर यू, तुम कौन हो। इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर, पीछे कौन थी जिसकी परछाई उसको दिखी थी अपने ऊपर, वो उस छोटे बच्चे की मदर थी। रवि ने तो इसलिए बोला कि लड़का बोले कुछ, कहीं ऐसा ना हो ग्रैंडपा नोटिस कर ले उसको, लेकिन जो बच्चे की मदर थी उसने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड किया, उसको लगा कि रवि रूडली उसके बच्चे से बात कर रहा है। तो एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन रवि ने यहाँ पर फेस की। फिर से वो शुश करता है, शुश करना मतलब चुप रहने के लिए बोलना, बिना बोले। रवि रिपीटेड टू द लेडी, रवि उस लेडी को भी श करके बोलता है। I'll you rude boy, said the lady. वो लेडी कहती है मैं तुम्हें श कराती हूँ, you rude boy, तुम बहुत ही रूड हो। रूड मतलब जो बदतमीज, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, तुम बहुत बदतमीज हो। पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटिंगली, थ्रेटन करते हुए, डराते हुए, धमकी देते हुए उसने वो अपना अम्ब्रेला पिकअप करती है और कहती है मैं तुम्हें श कराती हूँ। एंड द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन वॉज, अल्टीमेट मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी जो ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलेट होना मतलब एम्बैरेस्ड होना, शर्मिंदा होना, सबसे बड़ी शर्मिंदगी उसको तब हुई। वॉज व्हेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर्स, जब रवि को, ऑल फोर मतलब हाथों पैरों के बल, दोनों हाथों और पैरों के बल, बेसिकली अपने नीज पर, उसको क्रॉल करके जैसे रेंग कर पार्क के बाहर जाना पड़ा। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, डक करना मतलब होता है मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन, अपने सिर को और बॉडी को झुका कर चलना, जैसे आप कमर झुका लेते हैं ना, उसको डक करना कहते हैं। तो वो बेंच के पीछे डक करके, बेंचेस के पीछे से झुक कर चलते हुए अपने कहीं पर अपने चारों हाथों पैरों के बल क्रॉल करते हुए जाता है। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे से क्रीप करते हुए चुपके चुपके खिसक कर आगे बढ़ता है। Thanking his lucky stars that grandpa hadn't heard the noise and spotted him, और थैंक यू बोलता है अपने लकी स्टार्स को, किस्मत को थैंक यू बोलता है बेसिकली, कि वो लकी रहा कि ग्रैंडपा ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसको स्पॉट नहीं किया, उसे देखा नहीं। तो जो उसका आप कह सकते हैं मिशन था एक तरह से ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करने का, वो एक कॉमेडी सीन बन गया उसके लिए, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया। कभी उसको बुशेस के पीछे छिपना पड़ा, कभी क्रॉल करना पड़ा, लोगों को अवॉइड करना पड़ा। वो कोशिश करता रहा कि ग्रैंडपा उसको देखे ना। नाउ ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल। पहला स्टॉप हमने देखा चिल्ड्रंस पार्क में वो रुके थे, पीनट्स उन्होंने लिए, बेंच पर बैठे बच्चों को देखा। अगला स्टॉप उनका था टी स्टॉल। अब वो आगे जाके कहाँ पर रुकते हैं, चाय की दुकान पर। हालांकि वो घर से क्या बोलकर चले थे कि वो एक तमिल न्यूज़पेपर लेने जा रहे हैं कॉर्नर की शॉप तक, और जब तक वो चेस बोर्ड लगाएगा रवि तब तक वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अब अगली बार जाकर वो टी स्टॉल पर रुक जाते हैं। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री टू वॉच हिम, और इस बार रवि ने कहाँ पर ली पोजीशन, एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे, जिससे कि वो उनको देख सके। फीलिंग मोस्ट एम्बैरेस्ड व्हेन वेंडर्स सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। क्विजिकल मतलब हैरानी या सवाल भरी नजरों से किसी को देखना, कंफ्यूज होकर। तो उसके लिए ये सिचुएशन और ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गई, जबकि जो वेंडर्स उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वेंडर्स जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं,
वो उसको क्विजिकल लुक दे रहे थे, हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, तो उसे सवाल भरी नजरों से देखना, ये सही है। क्विजिकल लुक देना, जैसे कि क्वेश्चन हो आपके माइंड में कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इस तरह से वो वेंडर सामान बेचने वाले रवि को देख रहे थे। दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, ये एरिया हमने बुक किया है, मतलब पहले से ही एक तरह से रिजर्व कर लिया है ये एरिया हमने। सेड वन लेडी हु वॉज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स, एक लेडी थी जो प्लास्टिक के कॉम कंघे बेच रही थी, वो कहती है कि ये तो एरिया हमने बुक किया है। इन द सेम टोन शी माइट यूज वर शी in the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. In the same tone मतलब इस टोन में उसने कहा she might use, जो शायद वो यूज करती, were she asked, अगर उससे कहा गया होता, to address a gathering, एक गैदरिंग को, एक सभा को एड्रेस करने के लिए, वहां पर बोलने के लिए, ओके समझ गए, विदाउट बीइंग गिविंग अ लाउड स्पीकर, ऐसे उसने बोला जैसे कि उसे बिना लाउड स्पीकर के किसी गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए बोल दिया हो, मतलब इतनी ऊंची उसकी टोन थी। देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स, ओके उसको लगा कि शायद रवि कोई नया वेंडर है, नया सामान बेचने वाला है जो वहां पर अपनी जगह बना रहा है, तो वो जोर से बोलती है, इतनी जोर से कि जैसे बिना लाउड स्पीकर के उसे कहा गया हो कि आपको ये सभा को संबोधित करना है। वो कहते हैं ये एरिया हमने बुक कर लिया है, नए वेंडर के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब रवि वही कहता है जो उसने पहले कहा, डोंट टॉक सो लाउडली, इतने जोर से मत बोलिए। डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, क्या मैं हालांकि ऐसा लग रहा हूं कि मैं कुछ बेच रहा हूं। रवि आस्क्ड हर, रवि उनसे पूछता है कि क्या मैं आपको कुछ बेचने वाला दिखाई देता हूं। पहले बच्चे ने उसको सोचा कि वो हाइड एंड सीक खेल रहा है, यहाँ पर एक सेलर सोच रही है कि वो सामान बेचने आया है, तो क्या मैं आपको सामान बेचने वाला दिखता हूं। Who's talking loudly, कौन जोर से बोल रहा है। सेड द ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी कहती है, रेजिंग हर वॉइस जस्ट इनफ, और अपनी वॉइस और ज्यादा ऊंची कर लेती है, जस्ट इनफ फॉर रवि टू हेयर हर, इतनी आवाज थी कि रवि उसको सुन सकता था, वो आवाज इनफ थी, काफी थी। एज दो शी वॉज टॉकिंग टू हिम फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, जैसे शहर के दूसरे पार से, उस पार से रवि उसको सुन सकता हो, इतनी जोर की आवाज में वो उसने बोला कि Who's talking loudly, कौन जोर से बात कर रहा है, और जोर से वो बोलने लगी जब रवि ने उसको बोला कि जोर से मत बोलिए, क्या मैं आपको वेंडर दिख रहा हूँ। ओके अब देखते हैं ग्रैंडपा इसको नोटिस करते हैं या नहीं, क्योंकि लेडी तो बहुत जोर से बोल रही है। Who are you accusing of talking loudly, किसी को अक्यूज करना मतलब आरोप लगाना। Who are you, तुम होते कौन हो हमें कि हम जोर से बोल रहे हैं, तेज बोलने का आरोप लगाने वाले। एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो भी पेड़ के पीछे से। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, तुम किससे छिप रहे हो। अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड, एक और वेंडर था जो रिबन्स और क्लिप्स बेच रहा था, वो कहता है कि तुम होते कौन हो हमें हम पर जोर से बोलने का आरोप लगाने वाले, और वो भी पेड़ के पीछे से, तुम किससे छिप रहे हो। शी टू वॉज, अच्छा वो भी एक वेंडर ही थी, फीमेल वेंडर थी। शी टू, वो भी, वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस, वो भी उन किस्मत वालों में से थी। हु वुड नेवर इवन रिक्वायर मेगाफोन, वो भी उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से थी जिनको कभी भी मेगाफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उसकी आवाज़ भी उतनी ही ऊंची थी। यहाँ पर थोड़ा ह्यूमर यूज़ किया है राइटर ने। रवि ऐसा सोचता है कि ये भी पहली लेडी की तरह, पहली लेडी ने भी जो फर्स्ट सेंटेंस बोला वो ऐसे बोला जैसे किसी ने उनको कह दिया हो कि लाउड स्पीकर के बिना आपको लोगों को संबोधित करना है। फिर दूसरा ऐसे बोला जैसे रवि सिटी के उस तरफ है और वहाँ उसको कोई बात कहनी हो। और तीसरी उन कुछ किस्मत वालियों में से थी कि इसको तो कभी भी लाइफ में मेगाफोन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इतनी बुलंद आवाज़ है उसकी। ना, आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, आस्क्ड अनदर वेंडर, अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि। अब एक और वेंडर उनसे पूछता है, क्या तुम हमसे बात कर रहे हो। फिर वेंडर्स का एक ग्रुप उनसे सराउंड कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है, क्या तुम हम में से किसी के बारे में बोल रहे हो। ओ ऑल राइट, रवि conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car। तो रवि कहता है ओ ऑल राइट, अच्छा ठीक है। रवि conceded, concede करना मतलब मान लेना, टू अग्री ऑन समथिंग, वो अपनी डिफीट मतलब हार, वो अपनी हार मान लेता है
अग्री करना, और मूव करता है टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार। वहां पर एक शाइनी चमकदार सिल्वर कार थी, उसके पीछे डक, डक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डक करना मतलब झुकना, स्लोली बेंड होता है, कार के पीछे छिप जाता है। peering through the windows to keep an eye on his grandfather। पेयर करना यानी कि ध्यान से झांकना, वहां से झांकता है उसकी विंडोज से, कार की खिड़कियों से, और कीप एन आई मतलब नजर रखना, और ग्रैंडपा पर नजर रखता है, मतलब उसको छुपने का एक और प्लेस मिल जाता है, लेकिन वो अपने उस सीक्रेट मिशन को जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है। नाउ ग्रैंडपा took his time sipping a sugary cup of tea। He was forbidden sugar at home। घर पर देखिए शुगर forbidden थी, forbidden मतलब मना थी, अलाउ नहीं था उनको चीनी खाना, लेकिन ग्रैंडपा वहां पर he took his time मतलब आराम से बिना जल्दी किए पूरा टाइम उन्होंने लिया अपनी वो जो शुगरी कप ऑफ टी, चीनी वाली चाय थी, उसको सिप करते हुए, धीरे धीरे वो उसको घूंट लेकर, धीरे धीरे घूंट लेना मतलब पीना, स्लोली उसको पी रहे थे। देन एट 2 बनानाज, फिर उन्होंने 2 बनानास खाए, 2 केले खाए। अनदर बैंड आइटम, वो भी एक और दूसरा बैंड आइटम था, घर पर उनको केले खाना भी अलाउड नहीं था। देन टग्ड इनटू एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार्ट। देन टग्ड इनटू मतलब होता है किसी चीज को बहुत एंजॉय करके खाना, मजे से खाना। फिर उन्होंने एक आइसक्रीम खरीदी कार्ट से, बहुत मजे से। मदर वुड फेंट इफ शी सॉ दिस, मम्मी अगर ये देखती तो वो तो बेहोश ही हो जाती, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको घर पर अलाउ नहीं थी। ग्रैंडपा को शुगर अलाउड नहीं थी, बनाना, आइसक्रीम, लेकिन वो बाहर जब जाते थे तो ये तीनों चीज़ों को वो एंजॉय कर रहे थे। अब देखिए घर वालों को भी ऑब्वियसली उनके हेल्थ इशू की वजह से मना की गई होंगी ये चीज़ें, बुढ़ापे में जनरली शुगर को हम कम कर देते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को लगता था कि हिज फैमिली इज कंट्रोलिंग हिम टू मच, फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, सो ही वॉन्ट्स टू मेक हिज ऑन चॉइसेस। जब वो बाहर जाते थे तो खुद से चीज़ें चूज करते थे उनको क्या खाना है। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, रवि खुद हॉट फील करा था, मतलब उसको गर्मी लग रही थी, बॉदर्ड और चिंता भी थी, एंड क्लोज टू फेंटिंग, और वो भी बिल्कुल फेंट होने की कगार पर ही था, बेहोश होने वाला था। बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक, जब तक ग्रैंडपा ने अपना वो पूरा स्नैक, चाय पी, फिर आराम से सिप करके चाय पी, फिर केले खाए, फिर आइसक्रीम खाई, जब तक वो उन्होंने फिनिश किया, गर्मी की वजह से दूसरा रवि परेशान भी था, परेशानी के कारण वो भी लगभग फेंट ही होने वाला था। हिज हार्ट थर्डेड एंग्शियसली, थर्ड मतलब होता है थर्डेड जोर से धड़कना, तो एंग्शियसली परेशानी से, चिंता से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, ग्रैंडपा जिगजैगिंग थ्रू द ट्रैफिक, कि ग्रैंडपा जिगजैग करके, जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े तरीके से ऐसे चल के क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक में जिगजैग करके चल रहे हैं। एज ही क्रॉस्ड द रोड, जब ग्रैंडपा ने रोड को क्रॉस किया तो वो टेढ़े मेढ़े तरीके से चल रहे थे ट्रैफिक के बीच में। ये देखकर रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ही शट हिज आईज इन पैनिक, पैनिक में, घबराहट की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा होता है ना, जब कुछ आप सामने देख रहे हो, कुछ कर नहीं सकते तो आईज क्लोज कर लेते हो। व्हेन ही हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, जब उसने, स्क्रीच मतलब जो बहुत हार्श साउंड होती है एकदम से ब्रेक लगने की, तो जब उसने ब्रेक की स्क्रीच साउंड सुनी, पैनिक में, डर की वजह से, घबराहट में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ओपन देम जस्ट इन टाइम टू सी, और उनको खोला उस टाइम पर जब उसने देखा ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप, कि ग्रैंडपा एक बार्बर की शॉप में, नाई की शॉप में एंटर कर रहे हैं। तो कुछ मोमेंट के लिए तो रवि बहुत डर गया, उसको लगा कि शायद ग्रैंडपा को चोट लग गई है, किसी व्हीकल ने उनको हिट कर दिया है, लेकिन थैंकफुली ग्रैंडपा सेफ थे और वो एक बार्बर की शॉप में चले जाते हैं उसके बाद। नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बॉल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, अब ग्रैंडपा बिल्कुल बॉल्ड हो गए, गंजे हो गए, जैसे टेबल टेनिस बॉल होती है, टेबल टेनिस की बॉल होती है ना, बहुत स्मूथ होती है और हेयरलेस, बिल्कुल वैसे ही ग्रैंडपा हो गए थे। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर, तो रवि ने डिसाइड किया, वॉज इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब जरूरी, कि एक क्लोज लुक, पास से देखना तो बहुत जरूरी हो गया है अभी। ही क्रॉस्ड द रोड, उसने रोड को क्रॉस किया।
फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट, पहले ड्रामेटिकली बहुत ही एग्जैजरेट करके पहले उसने लेफ्ट देखा, देन राइट, फिर राइट देखा, एंड देन हरीडली डग्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप, फिर जल्दी से ही डक्ड, फिर से वो डक होता है मतलब झुक जाता है, इनटू द शॉप, उस दुकान में डक करके अंदर जाता है, जो कि बार्बर शॉप के नेक्स्ट मतलब उसके आगे थी, उसके बगल वाली दुकान में जल्दी से वो घुस जाता है। पहले बहुत ड्रामेटिकली लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, फिर जल्दी से जाके बार्बर के पास वाली शॉप में डक करके झुक के अंदर घुस जाता है। ओनली टू बी एविक्टेड अ मोमेंट लेटर, एक कुछ ही मोमेंट के बाद उसको एविक्ट कर दिया जाता है। एविक्ट मतलब बाहर निकालना, बाहर निकाल दिया जाता है। अमिडस्ट अ वॉली ऑफ फेमिनिन श्रीक्स, वॉली मतलब अ लॉट ऑफ, बहुत सारी लगातार एक के बाद एक, वहां पर फेमिनिन बोलते हैं जो फीमेल से रिलेटेड चीजें होती है, श्रीक्स यानी कि चीखें, जब उसको वहां पर बाद में अमिडस्ट मतलब बीच में, उसी बीच में उसे बहुत सारी फेमिनिन श्रीक्स, महिलाओं की चीखें सुनाई देती है। कुछ ही क्षण के बाद वो देखता है कि महिलाओं की लगातार चीखों के बीच उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, बिकॉज इट हैपन टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सलोन, क्योंकि वो एक फीमेल जो लेडीज का हेयर ड्रेसिंग सलोन होता है उसमें घुस गया था। एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट उसके लिए, उसने दुकान देखी नहीं कि किस शॉप में वो जा रहा है, उसने वो जल्दी से गया, उसको लगा कि ग्रैंडपा को पास से देखना चाहिए, दौड़ के ड्रामेटिकली लेफ्ट राइट देख के उसके पास वाली शॉप में चला गया। और वो शॉप क्या थी, वो एक लेडीज हेयर ड्रेसिंग सलोन था। ऑब्वियसली कोई मान आएगा तो सभी फीमेल जोर से चिल्लाने लगती है, और उन्हीं चीखों के बीच, श्रीक्स के बीच उसको वहां से अगले ही पल एविक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, जस्ट एज वेल का मतलब होता है कि अच्छा हुआ, फॉर्चुनेटली अच्छी चीज है कि मुझे बाहर फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, आई वॉज थ्रोन आउट, थॉट रवि ऐसा सोचता है, बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टुवर्ड्स द बस स्टॉप, क्योंकि वो स्पॉट करता है, देखता है कि ग्रैंडपा ही वॉज मेकिंग हिज वे मतलब किसी जगह की ओर जाना, ब्रिस्कली मतलब तेजी से, वो तेजी से बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे, एंड ओ नो बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप्ड देयर, और पहली बस जो वहां पर रुकी उन्होंने उसको बोर्ड किया, बोर्ड करना मतलब चढ़ना, वो उस बस पर चढ़ गए। तो रवि सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि तभी उसने दादाजी को देखा कि तेजी से वो एक बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही पहली बस रुकी वो चढ़ गए। तो अगर रवि को बाहर ना निकालते तो शायद वो उस चीज को होते हुए ना देख पाता, ये उसे ना पता लगता कि जो नाना जी है उसके वो नेक्स्ट कहाँ गए हैं, ग्रैंडपा नेक्स्ट कहाँ गए हैं। ये देखिए पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, ये बैठे हुए हैं ग्रैंडपा बस में। स्प्रिंटिंग फॉर द बस, स्प्रिंटिंग मतलब बहुत तेज दौड़ना, रनिंग वेरी फास्ट, बस के लिए वो बहुत तेज दौड़ता है, एंड जंपिंग ऑन टू इट, और उस पर जंप करता है मतलब कुछ ही सेकेंड में, सेकेंड बिफोर इट स्टार्टेड, उसके स्टार्ट होने से कुछ ही सेकेंड पहले वो जंप करके उस पर चढ़ जाता है। इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव, डिटर्ड मतलब प्रिवेंटेड, और प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग कुछ करने से रोकना, वो किसी कम जासूस को रोक सकता है। बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड अ लेसर, बट नॉट रवि, लेकिन रवि को नहीं। बस के लिए बहुत तेज दौड़ना और उसके चलने से कुछ सेकंड पहले ही उस पर चढ़ जाना किसी जो छोटा डिटेक्टिव होगा उसको रोक सकता है, लेकिन रवि को नहीं। हु वॉज पैंटिंग एज ही स्ट्रगल्ड फॉर अ प्लेस इन द बस, जो कि ही वॉज पैंटिंग, पैंट करना मतलब हाफना, तेजी से सांस लेना, वो हाफ रहा था, तेज सांस ले रहा था, क्योंकि जबकि वो स्ट्रगल भी कर रहा था साथ ही साथ बस में, फॉर अ प्लेस, जगह के लिए। फिर से राइटर ने ह्यूमरसली यहाँ पर एक फनी वे में रवि को डिटेक्टिव से कंपेयर किया है कि कोई छोटा मोटा डिटेक्टिव होता तो वो शायद दौड़ के बस पर चलने से कुछ सेकंड पहले ही जंप करके ना चढ़ पाता, लेकिन रवि ऐसा नहीं है। रवि मतलब बहुत बड़ा डिटेक्टिव है जो अभी हाफ रहा है, क्योंकि वो बस में तो चढ़ गया लेकिन उसमें जगह ढूंढ रहा है। ही कुड सी ग्रैंडपाज येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, सामने की तरफ आगे कहीं उसको ग्रैंडपा की येलो कैप दिखाई दे रही है। इट
वॉज वार्म इनसाइड द बस, बस के अंदर गर्मी है। सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप, तो ग्रैंडपा ने अपनी कैप उतार दी। टू रिवील, रिवील करना मतलब दिखाना, सामने लाना। क्या रिवील किया उन्होंने? अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, ये रिवील करता है उनका सिर जो कि सफेद बालों से भरा हुआ है, जबकि रवि को तो लगा था कि ग्रैंडपा बॉल्ड हो गए हैं। उनका सिर बिल्कुल टेनिस बॉल की तरह लग रहा होगा, जिसको देखने के लिए वो दौड़ के गया भी था, फीमेल सैलून में घुस गया था। लेकिन ग्रैंडपा के सर पे तो बाल है। रवि वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब शॉक्ड, रवि चौंक गया, वो शॉक रह गया। श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप, श्योरली ये बात तो मतलब निश्चित है, सर्टेनली, कि ग्रैंडपा ने विग नहीं खरीदी होगी बार्बर की शॉप से। उसे विश्वास है कि कहीं नहीं, वो सोच रहा एक्चुअली कि कहीं दादाजी ने नाई की शॉप से, बार्बर शॉप से कोई विग तो नहीं ले ली, जो नकली बालों की विग होती है। ही थॉट, ऐसा वो सोचता है। पुशिंग हिज वे मतलब एक तरह से रास्ता बना, लोगों के बीच से धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ना, अपना रास्ता बनाना, अपने रास्ता बनाते हुए लोगों को पुश करके। टू द फ्रंट ऑफ द बस, बस के फ्रंट तक मतलब बस में आगे तक वो जाता है। टू कन्फ्रंट द कैप वियरर, उस पर्सन को कन्फ्रंट करने के लिए, कन्फ्रंट करना मतलब फेस करना। फाइनली उसने सोचा कि वो कन्फ्रंट करता है दादाजी को, ग्रैंडपा को, नाना जी को। कैप वियरर मतलब जो आदमी टोपी पहने हुए था, कि मैं उनको कन्फ्रंट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, लेकिन वो तो टोटल स्ट्रेंजर मतलब बिल्कुल अनजान आदमी था कोई। जिस पर्सन को वो फॉलो कर रहा है, उसके लिए बस में चढ़ा हाँफ रहा है, वो ग्रैंडपा है ही नहीं। द पर्सन ही हैज बीन फॉलोइंग इज नॉट ग्रैंडपा। तो रवि पूरा टाइम जो सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, वो रॉन्ग पर्सन को फॉलो कर रहा था। मतलब पूरा टाइम हम नहीं कह सकते, लेकिन बार्बर की शॉप के बाद से। ही वॉज वेयरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट, उसने वाइट पैजामा और शर्ट पहनी हुई थी। विच वॉज ग्रैंडपाज स्टैंडर्ड अटायर, जो कि ग्रैंडपा का स्टैंडर्ड अटायर है। अटायर मतलब पहनावा, वो भी बिल्कुल वैसे ही पहनते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड अटायर है, वो भी वाइट पैजामा और शर्ट पहनते हैं। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपाज, और जो येलो कैप उस स्ट्रेंजर ने पहनी हुई थी, वो भी बिल्कुल ग्रैंडपा के जैसी ही है। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपाज। ओ तो लेकिन तभी वो कहता है, लेकिन अच्छा ठीक है, वो पर्सन नहीं है, उसने सेम कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वे एक सेकेंड, कैप के रिम, रिम बोलते हैं किनारे पर, एक आउटर एज पर बाहर की तरफ कॉफी का एक दाग है, कॉफी स्टेन है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि ग्रैंडपा की कैप पर है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, सेम अटायर में आपको दूसरा पर्सन मिल गया, लेकिन कैप के ऊपर बिल्कुल वही कॉफी का दाग होना, स्टेन होना, जहां पर दादाजी की कैप पर था, ये मिस्टीरियस है। अब इसको थोड़ा सा आप पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा कि बिल्कुल एक टोटल स्ट्रेंजर, बिल्कुल सेम वही कपड़े पहने हुए, वैसी ही कैप, कैप पर बिल्कुल उसी जगह स्टेन। चलिए देखते हैं। ग्रैंडपास कैप, रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, रवि खुद को रोक नहीं पाया ये एक्सक्लेम करने से, मतलब हैरान होकर बोलने से, और वो बोल ही पड़ता है कि ग्रैंडपा की कैप। द स्ट्रेंजर ग्रिन प्लेजेंटली, ग्रिन जो स्ट्रेंजर था वो ग्रिन करता है, ग्रिन करना मतलब एक वाइडली स्माइल करना, चौड़ी स्माइल देता है, मुस्कान देता है खुशी से, प्लेजेंटली, एंड टोल्ड रवि, और रवि को बताता है दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप, कि बार्बर की शॉप में एक बहुत ही दयालु बूढ़ा जेंटलमैन था, बहुत सज्जन आदमी था। हैड इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया, दैट ही टेक दिस कैप, हिज कैप, कि वो उसकी कैप ले ले, बिकॉज इट वॉज सच अ हॉट डे, क्योंकि बहुत गर्म दिन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस बूढ़े बेचारे बहुत अच्छे बूढ़े आदमी ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी कैप दे दी। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ये तो बिल्कुल टिपिकल ग्रैंडपा है, मतलब उनका बिहेवियर ऐसा है। ऑलवेज जेनरस, वो हमेशा जेनरस होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा कहाँ हैं? ओके, क्वेश्चन है अभी, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में। कंप्लीट द फ्लो चार्ट बाय डिस्क्राइबिंग ग्रैंडपास डे आउट, बहुत कुछ हो चुका है अभी, ये आपको फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। ग्रैंडपा गोज आउट टू गेट तमिल न्यूज़पेपर, ग्रैंडपा बाहर जाते हैं तमिल न्यूज़पेपर लेने के लिए, रवि उनको फॉलो करता है।
ग्रैंडपा फर्स्ट स्टॉप्स एट, ग्रैंडपा सबसे पहले कहाँ रुकते हैं? सबसे पहले वो चिल्ड्रंस पार्क में रुकते हैं। फर्स्ट स्टॉप्स एट द चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। बाइस ब्लैंक एंड वॉचेस ब्लैंक, वहां पर वो पीनट्स खरीदते हैं। बाइस पीनट्स एंड वॉचेस क्या देखते हैं? बच्चों को खेलते हुए। एंड वॉचेस द चिल्ड्रन प्ले, है ना, बेंच पे बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। देन क्या होता है उसके बाद? रवि हाइड्स बिहाइंड अ बुश टू ऑब्जर्व, रवि एक बुश के झाड़ी के पीछे छिप जाता है उनको ऑब्जर्व करने के लिए। ग्रैंडपा नेक्स्ट गोज टू, उसके बाद ग्रैंडपा कहाँ जाते हैं? एक टी स्टॉल पर। गोज टू द टी स्टॉल, स्टॉल। रवि हाइड्स बिहाइंड अ बनियान ट्री एंड वॉचेस, रवि बरगद के पेड़ के पीछे छिपता है और देखता है। रवि गेट्स स्कोल्डेड बाय ब्लैंक, रवि किससे डांट खाता है? वेंडर्स से, वहां जो सामान बेचने वाले थे उनसे। बाय द वेंडर्स। एंड ग्रैंडपा ड्रिंक्स ब्लैंक एंड ईट्स ब्लैंक, ग्रैंडपा वहां पर चाय पीते हैं और बनानास खाते हैं। ड्रिंक्स टी एंड ईट्स टू बनानास, दो बनानास खाते हैं। टू बनानास। ग्रैंडपा देन क्रॉस द रोड एंड एंटर्स अ, अच्छा एक सेकेंड, दो बनानास और आइसक्रीम भी खाते हैं। टू बनानास एंड आइसक्रीम। ओके, फिर ग्रैंडपा रोड क्रॉस करते हैं और एंटर करते हैं एक बार्बर की शॉप में। एंड एंटर्स अ बार्बर शॉप। नेक्स्ट ग्रैंडपा वॉक्स क्विकली टू अ ब्लैंक, उसके बाद ग्रैंडपा क्विकली वॉक करते हैं टू अ बस स्टॉप एंड बोर्ड्स अ बस। अब हमें नहीं पता वो ग्रैंडपा ही थे या नहीं, लेकिन रवि को ऐसा ही लगा। बस स्टॉप की तरफ जाते हैं एंड बोर्ड्स अ बस, और एक बस को बोर्ड करते हैं, बस पर चढ़ जाते हैं। रवि भी एंटर करता है बस में, ओनली टू डिस्कवर, जब उसे पता लगता है दैट ही हैड बीन फूल्ड, कि वो बेवकूफ़ बन चुका है, वो तो ग्रैंडपा है ही नहीं जिनका वो पीछा कर रहा है, मतलब जिनके लिए वो उस बस में चढ़ा। ओके, ये ब्लैंक्स आप फिल करेंगे। नाउ वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रविज मदर, ये आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि ग्रैंडपा क्या खो गए हैं, जैसा कि रवि की मदर को डर भी था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रैंडपा हमने देखा बहुत कॉन्शियसली मूव कर रहे हैं। पहले वो चिल्ड्रंस पार्क में गए, फिर जो जो चीज़ें घर पर उनको मना थी खाने के लिए उन्होंने वो चीज़ें खाई। रवि की मदर को इसलिए वो चिंतित रहती है क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है कि वो रास्ता भूल चुके हैं, लेकिन इस बार ग्रैंडपा न्यू वेयर ही वॉज गोइंग, उनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा, रवि को कैसा फील होगा अगर उसको ग्रैंडपा मिल जाए। ऑब्वियसली वो बहुत रिलीव्ड फील करेगा, है ना, अभी वो बहुत चिंतित है, रिलीव्ड भी होगा, सरप्राइज भी होगा और शायद एम्बैरेस्ड भी हो जब उसको पता लगेगा कि ग्रैंडपा जान गए हैं कि वो उनका पीछा कर रहा था। देन डू यू थिंक रविज मदर विल गेट टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, क्या आपको लगता है कि रवि की मदर को पता लग जाएगा कि क्या हुआ? तो शायद पता लग जाए, मे बी यस, क्योंकि ऑब्वियसली रवि शायद घर जाके उनको बताएगा कि उसने ग्रैंडपा ने बाहर क्या क्या किया, या फिर कि क्यों उनको एक्सेसिव कंट्रोल करना ठीक नहीं है। चलिए तो हम कहानी में देखेंगे मदर को पता लगता है या नहीं। इसी के साथ हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। नाउ रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप, रवि वापस जाता है बार्बर शॉप पर। ग्रैंडपा वॉजंट देयर, ग्रैंडपा वहाँ नहीं थे। ही वॉजंट एट द पार्क आइदर, ना ही वो पार्क में थे। रवि वॉज फ्रांटिक, फ्रांटिक मतलब होता है वेरी फ्राइटेंड, बहुत डर जाना, रवि बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार उसको इंचार्ज मतलब जिम्मेदारी दी थी उसकी मदर ने, आखिरकार मदर ने उसे जिम्मेदारी दी थी ग्रैंडपा की, और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो उनको टेक केयर करेगा। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर, पहले उसने कोशिश की कि वो अपनी मदर को कॉल करे, एंड देन हिज फादर, फिर अपने फादर को, फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर्स वर बिजी, एक टेलीफोन बूथ से पहले उसने कोशिश की अपनी मदर को कॉल करने की, फिर अपने फादर को, लेकिन दोनों ही फ़ोन क्या थे, बिजी थे। सिक विद वरी,
चिंता से वो बहुत, ही वॉज सिक, सिक मतलब बहुत चिंतित था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया वो। वैसे सिक मतलब बीमार होता है, लेकिन सिक विद वरी, बीमार, चिंता से बीमार नहीं हुआ। आप कह सकते हैं चिंता से बहुत ही परेशान हो गया। रवि वेंट होम, रवि घर चला जाता है। वंडरिंग, ये सोचता हुआ, वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक, क्या दादाजी, नाना जी वापस घर आने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। उसको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं पिछली बार की तरह वो फिर से रास्ता भूल ना गए हों, खो ना जाए। टू हिज ग्रेट डिलाइट, डिलाइट मतलब बहुत खुशी, टू हिज ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी और रिलीफ, राहत उसे हुई। द फर्स्ट थिंग ही हर्ड, जब उसने पहली चीज क्या सुनी, व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर वॉज, जब उसने फ्रंट डोर खोला घर का, तो पहली चीज उसने सुनी, द जेंटल वर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन द बेडरूम। वर हम बोलते हैं लगातार जो धीमी धीमी आवाज आती रहती है, तो ग्रैंडपा स्नोर कर रहे थे। स्नोर मतलब खर्राटे लेना। बेडरूम में ग्रैंडपा के खर्राटों की धीमी धीमी लगातार आवाज जब उसने सुनी, उनको सुनकर वो बहुत खुश हुआ और बहुत रिलीव्ड भी हुआ। उसे बहुत राहत भी महसूस हुई, क्योंकि वो बहुत चिंतित था। और फाइनली उसे पता लगा दैट ग्रैंडपा इज सेफ एट होम, वो घर पर बिल्कुल सेफ है। ही नेल्ड डाउन नियर द बेड, नील करना जैसे हम बोलते हैं घुटनों के बल बैठ जाना, वो ग्रैंडपा के बेड के पास में घुटनों के बल बैठ गया। एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस, और उसने अपने गाल दादाजी के चेहरे के पास में लेकर गया। ग्रैंडपास रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीजेस देन लाइन्स ऑन अ मैप, एक मैप पर जितनी लाइन्स होती हैं उससे ज़्यादा क्रीजेस, क्रीज हम लाइन्स को बोलते हैं, जैसे सिलवटे भी जिनको आप कह सकते हैं, या झुर्रियाँ, उससे ज़्यादा ग्रैंडपा का जो रिंकल्ड फेस था, झुर्रियों वाला फेस था, उस पर ज़्यादा सिलवटे थी। इतनी लाइंस तो एक मैप पर भी नहीं होती, मतलब वो सच में बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्रैंडपा स्मेल्ड ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, ग्रैंडपा से कैसे स्मेल आ रही थी, जैसे यूकेलिप्टस के ऑइंटमेंट से आती है। ऑइंटमेंट हम बोलते हैं मरहम, जो सॉफ्ट मेडिसिन लगाई जाती है स्किन के ऊपर उसको, और जो शेविंग क्रीम से आती है। यहाँ पर बहुत स्मॉल डिटेल्स दी गई है ताकि उस सीन को आप फील कर सको, स्मेल कैसी आ रही थी वहाँ पर। रवि इतने क्लोज था ग्रैंडपा के कि वो उस स्मेल को भी रिकॉग्नाइज कर सकता था, और वो स्मेल उसको बहुत फैमिलियर लग रही थी। नाउ रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन, ओवरकम होना मतलब आप फीलिंग से जब बहुत भर जाते हो उसे हम बोलते हैं ओवरकम, तो वो अफेक्शन से, प्यार से बहुत भर गया सडनली फॉर हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के लिए। एंड गेव हिम अ हग, और वो उनको एक हग देता है, गले लगा लेता है। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप, लेकिन ग्रैंडपा कुछ कहते नहीं, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी स्लीप में, नींद में सिर्फ ग्रंट करते हैं। ग्रंट हम बोलते हैं हल्की सी आवाज़ निकालना, वो सिर्फ लो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कहते नहीं। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा, और वो डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा से कोई सवाल नहीं पूछेगा, बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील, क्योंकि फिर उसे भी रिवील करना पड़ेगा, राज ये खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम, कि वो उन्हें फॉलो कर रहा था। अगर वो ग्रैंडपा से क्वेश्चन पूछेगा, आप क्यों बनाना खाते हो, क्यों बाहर चाय पीते हो, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा तुम्हें कैसे पता, तो इसका मतलब ये पता लग जाएगा कि रवि ने उनको फॉलो किया है। तो उसने डिसाइड किया कि वो उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. रवि की मदर जब ऑफिस से बाहर वापस आती हैं तो वो पूछती है, आज तुम दोनों ने क्या किया? I had a quiet morning. मेरी तो सुबह बहुत शांत रही. But I don't know about Ravi. मुझे रवि का नहीं पता. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to. अब देखो ग्रैंडपा ने रवि के ऊपर ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो सुबह बहुत अच्छी रही, लेकिन मुझे रवि के बारे में नहीं पता। ही जस्ट डिसअपियर्ड, वो तो गायब ही हो गया। इंस्टेड मतलब इसके बजाय, स्टेइंग एट होम, घर पर रहकर, मुझे लुक आफ्टर, मेरी देखभाल करने की बजाय वो तो गायब ही हो गया था, जैसा तुमने उसे कहा था। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी सुबह शांत रही, लेकिन रवि के बारे में मैं नहीं जानता। वो घर पर रहकर मेरी देखभाल करने की बजाय, जैसा कि तुमने भी उसको कहा था, इसकी बजाय वो सुबह गायब हो गया। आंसर ग्रैंडपा कूलली, ग्रैंडपा ने बहुत शांत स्वभाव से कामली ये कहा। वाइल रवि जस्ट लुक्ड कंफ्यूज्ड,
रवि बिल्कुल कंफ्यूज दिख रहा था एंड एम्बैरेस्ड, और एम्बैरेस्ड भी था, शर्मिंदा भी था। मतलब कहीं ना कहीं ग्रैंडपा जानते थे कि रवि ने उन्हें फॉलो किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने रवि को एक्सपोज नहीं किया। वैसे एक्सपोज वो खुद भी होते, अगर वो रवि को करते तो फिर रवि भी बताता कि उसने एग्जैक्टली क्या देखा रास्ते में। नाउ ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि। ग्रैंडपा के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज था, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। उनके पास था एक गिफ्ट रैप्ड पार्सल। जैसे गिफ्ट को आप पैक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रैप किया हुआ एक पार्सल उनके पास था। देखते हैं उसमें क्या है। बट पापा, रवीज बर्थडे वॉज 3 months अगो। अब मदर कहती हैं रवि की उनके ग्रैंडपा से, लेकिन पापा रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए हैं? एक्सक्लेम्ड रवीज मदर इम्पेशेंटली। इम्पेशेंट मतलब जब आप में पेशेंस ना हो, मतलब जब आप आंसर का वेट ना कर पा रहे हो, इस तरह से रवि की मदर ने कहा। एक्सक्लेम करना मतलब हैरानी से कोई बात बोलना, कि रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए हैं? ये भी भूल गए हैं, क्योंकि उनको तो यही लगता था कि ग्रैंडपा सब भूल जाते हैं। नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। लेकिन तुम जानती हो कि मैं हमेशा हर बच्चे को गिफ्ट देता हूँ अपने बर्थडे पर। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा उनको काउंटर करते हैं, जवाब देते हैं। एंड वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली। कहने का मतलब है उस दिन ग्रैंडपा का बर्थडे था। सब बोलते हैं कि ग्रैंडपा भूल जाते हैं, लेकिन सब उनका बर्थडे भूल गए। रवीज मदर फ्लश्ड। फ्लश्ड मतलब शर्मिंदा होना, जब एकदम से आपका फेस रेड हो जाता है एम्बैरेसमेंट की वजह से, उसे हम बोलते हैं फ्लश्ड। तो रवि की माँ का चेहरा एकदम से लाल हो गया। एंड डार्टेड, डार्टेड मतलब लुक एट समथिंग क्विकली। एकदम से वो देखती हैं कि डार्टेड अ लुक मतलब होता है एकदम से नजर डालना, जल्दी से वो एक नजर डालती है। आ स्ट्रिकन लुक एट द कैलेंडर। कैलेंडर पर स्ट्रिकन मतलब हैरान होना, बहुत शॉक के साथ, चिंता के साथ, हैरानी के साथ वो कैलेंडर को देखती है। ऑन विच शी हैड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर सर्कल्ड, जिस पर उन्होंने साल के शुरू में ही सर्कल कर दिया था, गोला बना दिया था। द डेट इन रेड, रेड से उस डेट पर उन्होंने सर्कल कर दिया था। एंड रिटन, और लिख दिया था पापास बर्थडे, इस दिन पापा का बर्थडे है, ये उस डेट पर उन्होंने लिख दिया था। तो जल्दी से एकदम से मदर उस डेट को देखती हैं। देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू, लेकिन वहाँ पर उनकी मदर के लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे ग्रैंडपा। एंड फॉर रवीज फादर एज वेल, और रवि के फादर के लिए भी। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज, क्योंकि ग्रैंडपा अभी भी उन सबको अपने बेबीज, अपने बच्चे ही मानते हैं। हालांकि विद्या जो उनकी बेटी है अभी बड़ी हो गई है, उनके खुद के बच्चे हैं, खुद की फैमिली है, लेकिन ग्रैंडपा के लिए अभी भी वो छोटी है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मेरे बर्थडे पर मैं सब बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, टू एवरी चाइल्ड, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सिर्फ रवि के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, क्योंकि वही अकेला चाइल्ड है। वो विद्या के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, यानी कि रवि के फादर के लिए भी गिफ्ट लाए हैं, क्योंकि वो उनको भी अपने बच्चे ही मानते हैं। ग्रैंडपा टर्न टू रवीज फादर। ग्रैंडपा रवि के फादर की तरफ मुड़ते हैं, हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम, जो अभी सिर्फ रूम में आए थे। माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम चाहिए। आई थिंक फॉर हर मेमोरी, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को भी विटामिन एम चाहिए उसकी मेमोरी के लिए। अब देखिए स्टार्टिंग में ये रवि की मदर ने कहा था कि कोई विटामिन एम बना दे जो मेमोरी को अच्छा कर सके ग्रैंडपा के लिए, और उनको ऐसा लगा था कि ग्रैंडपा ने सुना नहीं होगा, क्योंकि उनको अच्छे से सुनता नहीं है। लेकिन हालांकि रवि ने कहा था कि धीरे बोलिए, ग्रैंडपा सुन लेंगे, लेकिन ग्रैंडपा ने एक्ट ऐसा किया कि उनको नहीं सुना, लेकिन उन्होंने सुना था। और यहाँ पर वो काउंटर भी करते हैं कि विटामिन एम ग्रैंडपा को नहीं चाहिए, मदर को चाहिए, क्योंकि वो उनका बर्थडे भूल गई है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भूल जाना भी कमज़ोर यादाश्त का ही एक टाइप है। रवीज मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड, रवि की माँ का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया, ऑब्वियसली एम्बैरेसमेंट की वजह से, क्योंकि उनको पता लग गया कि जब उन्होंने विटामिन एम की बात की थी मेमोरी के लिए, वो ग्रैंडपा ने सुन ली थी। एंड रवीज फादर लुक्ड कंफ्यूज्ड, रवि के फादर कंफ्यूज दिख रहे थे, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो बात उन्होंने मदर ने रवि से कही थी, ना कि फादर से। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट, रवि उनके गिफ्ट को अनरैप करता है, रैपर
खोलता है टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर्ड बुक, और उसके अंदर उनको क्या मिलता है, एक थिक मोटी सी हार्ड कवर्ड, जिसका कवर बहुत हार्ड था, बुक मिलती है, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज। अब आप समझ गए होंगे ग्रैंडफादर ने क्यों ये बुक उनको दी, बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, ये बुक वो देते हैं उनको क्योंकि पूरा दिन डिटेक्टिव की तरह रवि ने उनको फॉलो किया था। हालांकि ग्रैंडपा ने उसको बेवकूफ़ बना दिया था अपनी कैप किसी और को देकर, तो इसीलिए ग्रैंडपा ने वो बुक उसको दी कि अगर डिटेक्टिव बनना है तो ये स्टोरीज पढ़ो और अच्छे डिटेक्टिव बनो। ग्रेट स्टोरीज रवि, बहुत अच्छी कहानियां हैं इसमें रवि। यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव, तुम इससे कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स पिक कर सकते हो, कुछ टिप्स तुम्हें मिल जाएंगे, ये सुझाव मिल जाएंगे कि कैसे एक अच्छा डिटेक्टिव बना जाता है। इसके लिए मतलब ग्रैंडपा ने बता दिया कि जो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे तुम उतने अच्छे डिटेक्टिव नहीं हो, तो इसको पढ़ो और कुछ टिप्स लो। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड, कैसे बचा जाए बेवकूफ़ बनने से। व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, ट्रेलिंग मीन्स फॉलोइंग, जब आप पीछा कर रहे हैं किसी सस्पेक्ट का, किसी संदिग्ध व्यक्ति का। फॉर इंस्टेंस, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे टिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब आप किसी सस्पेक्ट का पीछा कर रहे हैं तो उस टाइम बेवकूफ़ बनने से कैसे बचा जाए। ग्रैंडपा सेड सॉलेमली, ग्रैंडपा ने ये सीरियसली कहा। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी ए डिटेक्टिव, मुझे नहीं लगता कि वो डिटेक्टिव बनना चाहता है। डू यू रवि, क्या तुम बनना चाहते हो रवि। आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज्ड, उनके फादर पूछते हैं जो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड अभी दिख रहे थे। उन्हें नहीं पता ग्रैंडपा क्यों उसे वो बता रहे हैं या क्यों उन्होंने वो बुक दी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो रवि डिटेक्टिव नहीं बनना चाहता था। आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मैंने अभी ये तय नहीं किया है कि मैं बनना चाहता हूँ या नहीं। रवि ने आंसर किया बिकॉज ही वॉज टू बिजी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी था, ट्राइंग टू डिसाइड, ये डिसाइड करने में, वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आइज, कि ग्रैंडपा की आंखों में जो चमक है, जो ट्विंकल है, वॉज एन इनोसेंट ग्लीम, वो जैसे इनोसेंस की, मासूमियत की हल्की सी चमक है, और अ मिस्chievous वन, मिस्chievous बोलते हैं शरारती, या फिर वो थोड़ी शरारत वाली है। मतलब वो ये सोच रहा था कि ग्रैंडपा जो ये मुझे बुक दे रहे हैं, क्या ग्रैंडपा इनोसेंट है और सिंपली मुझे एक डिटेक्टिव बुक दे रहे हैं, या फिर ग्रैंडपा जानते हैं कि मैंने उन्हें फॉलो किया और वो मुझे टीज कर रहे हैं इसीलिए ये बुक दे रहे हैं। लेकिन हमें तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा को पता है कि रवि क्या कर रहा था, और यही रीज़न है कि उन्होंने वो बुक रवि को दी। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जिसे लिखा है आशा नेहेमिया ने। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस भी है, और कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।